नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। 21 अगस्त 2023 के इकोनॉमिक टाइम्स के एनालिसिस में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं एक करके सारा न्यूज़। कस्टोडियंस पिच ओनरशिप फैक्टर फॉर एफपीआई डिस्क्लोजर्स। देखिए, एक्चुअली हो क्या रहा है कि जो अडानी हिंडनबर्ग के केस के बाद ना सेबी थोड़े से कॉशियस हो गई है। सेबी ने सारे ये जो एफपीआई इन्वेस्टर्स है, इनको ये चीज़ बोला है कि भाई आपको अपना ओनरशिप डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। ओनरशिप डिस्क्लोजर यानी कि आपके जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी ओनर्स है, यूबीओस इसको बोलते हैं, उसके बारे में आपको उनका जो लिस्ट है वो देना पड़ेगा। अगर आपका जो फंड है उसका 50% से ज़्यादा आपने एक कंपनी में इन्वेस्ट करके रखा है तो ठीक है, और या तो फिर 25,000 करोड़ के ऊपर। अब प्रॉब्लम कहाँ जा रहा है, देखिए प्रॉब्लम ये जा रहा है कि गवर्नमेंट ये चीज़ बोल रही है कि आपका 50% से ऊपर होना चाहिए। जो इन्वेस्टर्स है वो लोग कंसर्न क्या रेस करें कि भाई मेरा 50% से ऊपर होने का क्या लॉजिक है। अगर मैं मान लो सिर्फ एक छोटा सा फंड हो, मेरे पास मान लो सिर्फ 100 करोड़ रुपए हैं, और मैंने अपना 60 करोड़ रुपीज़ जो है एक पर्टिकुलर मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट करके रखा है। मैं तो एक छोटा, वो 60 करोड़ एज एन इन्वेस्टमेंट रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का कितना परसेंट होगा? प्रॉब्लली 2-3% भी नहीं होगा, मतलब 1% भी नहीं होगा, मैं तो बोलता हूँ। तो अब ये बोल रहे हैं कि भाई आप ऐसा मत करो, आप ऐसा रूल लेके आओ कि उस कंपनी का अगर 50% से ज़्यादा अगर हम होल्ड करके रखते हैं तो फिर हमें डिस्क्लोजर दो। सही भी बोल रहे हैं नहीं। इससे क्या होगा ना, अगर आप ऐसा कंपनी का 50% कर दोगे तो जो कंपनी को इन्वेस्ट करवाना है ना अपने में, वो छोटे छोटे फर्म्स, छोटे छोटे एफ जो है बना के उनके थ्रू इन्वेस्टमेंट करा देगी, तो फिर आप वो डिस्क्लोजर नॉर्म से बच जाओगे। इसलिए सेबी ने बोला उस पर्टिकुलर फंड का 50% से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, फिर उसी न्यूज़ के कंटिन्यूएशन में इन्वेस्टर्स बोल रहे हैं कि भाई जेन्युइन जो इन्वेस्टर्स रहेंगे वो सफ़र करेंगे। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। कोई एक पर्टिकुलर फंड है, मान लो वो किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है क्योंकि वो काफ़ी बुलिश है उस कंपनी को लेके। तो वो मान लो सिर्फ एक छोटा सा फंड, 1 मिलियन फंड, यानी कि 8 से 9 करोड़ रुपए का फंड है वो। तो वो फंड जो है अपना ज़्यादातर पैसा मान लो 80-90% रिलायंस में इन्वेस्ट करना चाहता है। अब वो फ़ंड को प्रॉब्लम क्या जाएगा, मैं सारा डिस्क्लोजर देना पड़ेगा मुझे, अगर मतलब वो फ़ंड को, कि भाई वो अगर इन्वेस्ट करना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो फंड 8 से 9 करोड़ 1 मिलियन का फंड है। प्रॉब्लम मान लो 1 मिलियन का 1 मिलियन इन्वेस्ट करना चाहता है उस कंपनी में, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड। तो वो उस फंड के हिसाब से तो 50% से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट हो गया। तो ये यही चीज़ बोल रहे हैं कि भाई अगर कोई इन्वेस्टर को, जेन्युइन इन्वेस्टर को जेन्युइनली भी लग रहा है कि भाई वो कंपनी में मेरे को इन्वेस्ट करना है 50% से ज़्यादा, तो वो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि भाई इतना डिस्क्लोजर कोई देना नहीं चाहता। मेरा अल्टीमेट बेनिफिशियरी ओनर कौन है, मेरा अगर कंपनी फिर एक तो ये भी क्लॉज है कि अगर मान लो अल्टीमेट बेनिफिशियरी ओनरशिप का नहीं पता चल रहा है तो उस कंपनी के जो CXOs रहते हैं, यानी कि CEO या डायरेक्टर वगैरह, उनको अल्टीमेट बेनिफिशियरी ओनर मान लिया जाएगा। तो इतने झमेले में इतने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट फंड्स पड़ना नहीं चाहते। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी रिलीफ दे चुका है कुछ टाइप्स ऑफ फंड्स को, जैसे कि पेंशन फंड हो गया एंड पब्लिक रिटेल फंड हो गया। इनको जो है एग्जम्पशन दे रखा है। तो अब पेंशन फंड तो चलो ठीक है। अब मान लो कैनेडियन पेंशन फंड, ये लोग इतने बड़े बड़े फंड मतलब फंडिंग हाउसेस रहते हैं कि भाई इनके ऊपर डाउट करना मतलब आप अपने लिए एफपीआई का रास्ता ही बंद कर रहे हो। ठीक है, तो इनको तो आप वापस से ज़्यादा डिस्क्लोजर नॉर्म्स में दे नहीं सकते। और प्लस वो एक पेंशन फंड है, कितने बेनिफिशियरी ओनर्स का आप नाम लेके आओगे? ठीक है, तो उसमें चांसेस ऑफ फ्रॉड कम होगा। बट ये जो बोल रहे हैं कि पब्लिक रिटेल फंड, अब पब्लिक रिटेल फंड का क्या मतलब है कि भाई कोई भी ऐसा फंड जो कि सबको एक्सेसिबिलिटी है उस कंट्री में इन्वेस्ट करना। ठीक है, सपोज मान लो कि भाई कोई एक पब्लिक रिटेल फंड है जो कि यूएस से आ रहा है। अब यूएस में उसमें कोई भी बंदे मतलब उधर यूएस के कॉमन सिटीजन्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब कोई कोई पब्लिक रिटेल फंड में ना कंडीशन डाल दिया जाता है कि मान लो आपको $1 लाख तो इन्वेस्ट करना ही करना पड़ेगा। तो क्या वो फंड भी क्या सचमुच पब्लिक रिटेल फंड है? ऐसा क्वेश्चन उठा रहे हैं एनालिस्ट। क्या वो फंड भी सचमुच एकदम पब्लिकली अवेलेबल है सारे इन्वेस्टर्स को? नहीं, क्योंकि वो तो आपने क्राइटेरिया लगा दिया। तो फिर उन क्राइटेरियाज के बावजूद अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो बहुत हाई एंड इन्वेस्टर होगा। बहुत हाई एंड इन्वेस्टर है तो भाई अगर मान लो अब इंडिया को किसी को इन्वेस्टमेंट कराना हो, वो अपना एक पब्लिक रिटेल फंड लॉन्च कर दिया मान लो यूएस में। ठीक है,
या जहाँ से मेन ये जो 2 नंबर के फंड्स आते हैं, सपोज़ मान लो मॉरिशस में इन्वेस्ट पब्लिक रिटेल फंड लॉन्च कर दिया। अब पब्लिक रिटेल फंड अगर लॉन्च कर दिया, उन्होंने ये क्राइटेरिया डाल दिया कि भाई 1 मिलियन से ऊपर पब्लिक फंड में कोई उनके नीचे कोई इन्वेस्ट नहीं कर सकता। कौन करेगा भाई उनके पब्लिक रिटेल फंड में इन्वेस्ट? तो ऑब्वियसली वही इन्वेस्टर जो अब नहीं ला पा रहा था पैसा, वो पब्लिक रिटेल फंड के थ्रू लेके आ जाएगा। फिर कहाँ पे आपका वो कब हुआ, कहाँ पे आपका अल्टीमेट बेनिफिशियरी ओनर का डिस्क्लोजर हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो ये सब कुछ कंसर्न्स हैं जो कि एनालिस्ट और गवर्नमेंट के है, एक एक करके जो मैंने आपको डिस्क्लोज किया। आई होप आपको ये न्यूज़ थोड़ा सा, देखिए दोस्तों लंबा खींच गया, बट आई होप ये न्यूज़ आपको पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली समझ में आ गया होगा इश्यूज़ वगैरह को लेके। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, विल नोटिफाई डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड रूल्स सून, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट आईटी। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट चंद्रशेखर जो है, उन्होंने ये चीज़ बोला है कि भाई जो डिजिटल प्रोटेक्शन बोर्ड है, कल भी मैंने आपको समझाया कि डिजिटल प्रोटेक्शन बोर्ड विल अकाउंट अ वाइटल रोल इन दी सक्सेस ऑफ डिजिटल प्रोटेक्शन डेटा बिल। ठीक है, तो अगर उनका रोल को अगर आप डिफाइन नहीं करते हो, तो वो आपको बाद में जाके ये डिजिटल प्रोटेक्शन डेटा बिल का इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी दिक्कत जाएगा। तो उन्होंने ये चीज़ बोला कि भाई डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड का हम लोग रूल्स जो है बहुत जल्द लेके आएंगे। क्या जैसे रूल्स की बात कर रहे हैं, जैसे कि इनका अपॉइंटमेंट हो गया, रिक्रूटमेंट कैसे होगा, फिर उसके बाद चेयरमैन वगैरह है उनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, कितने टेन्योर के लिए होगा, ये सब रूल्स की बात कर रहे हैं बोर्ड के, ये सब रूल्स की बात कर रहे हैं। फिर उन्होंने ये चीज़ बोला कि भाई TDSAT, क्या है TDSAT यानी कि टेलीकम्युनिकेशन डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्राइब्यूनल। जिसको किसी को भी मान लो अगर प्रॉब्लम होता है तो अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास जाएंगे, तो उसके रूल्स वगैरह के थोड़ा फ्रेमवर्क डालना पड़ेगा, मतलब उसके मतलब मोडस ऑपरेंडी कैसे होगा उसका, वो अपडेट करना ज़रूरी है। फिर उसके बाद सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरीज़ को लेके रूल्स अपडेट करना ज़रूरी है। आपको पता है कि डेटा फिड्यूशरीज़ कौन रहते हैं? जिनके पास डेटा सारे रहते हैं, स्टोर रहते हैं। अब वो डेटा फिड्यूशरी के अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है उनका, तो 250 करोड़ तक का पेनल्टी उनके ऊपर है फॉर वन टाइम ब्रीच, अप टू मैक्सिमम ऑफ 500 करोड़। तो इस टाइप के जो है रूल्स वगैरह का फ्रेमवर्क जो है करना बहुत ज़रूरी है IT मिनिस्ट्री को, ऐसा उन्होंने ये चीज़ बोला है। पब्लिक कंसल्टेशन भी मंगवाया है, तो अगर किसी के इनपुट्स हैं तो वो भी दे सकते हैं। नेक्स्ट एक छोटा सा न्यूज़ है दोस्तों, कंपनीज पावर अप कैपेसिटी बाय 20%। मैंने कल या परसों के न्यूज़ में आपको ये चीज़ समझाया है कि कंपनीज जो है अपनी कैपेसिटी के ऊपर बिलीव कर रही है। एज एन कंपनी ये चीज़ बोल रही है कि भाई क्योंकि इंडिपेंडेंस डे का वीकेंड बहुत अच्छा गया था इनके सेल के हिसाब से, एवरेज बिलिंग वैल्यू बढ़ा, एवरेज सेल बढ़ा कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो इन लोगों का ये एक्सपेक्टेशन है कि भाई आने वाला टाइम में फेस्टिव सीजन में काफ़ी अच्छा सेल होगा। तो ये लोग कोई कंपनीज जो है वो अपना कैपेसिटी बढ़ा रही है, स्पेशली ऑटोमोबाइल की कंपनी बोल लो, इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनीज बोल लो। इनका ये चीज़ है भाई अनसोल्ड इन्वेंट्री है अब जो वो बैक टू नॉर्मल लेवल हो गया है। तो अब जो है हम काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है आने वाले टाइम में ये सब गुड्स के सेल को लेके और कंज्यूमर के डिमांड को लेके। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों 5G से रिलेटेड कुछ 2-3 न्यूज़ है वो कवर कर लेते हैं फटाफट। एज 5G नेटवर्क्स ग्रो, टेलीकॉम कंपनीज मस्ट इंश्योर सर्विस क्वालिटी। बहुत ही ऑब्वियस न्यूज़ है। एक्चुअली 5G के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ते जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो यूज़ केस एप्लीकेशन है, जैसे कि ऑगमेंटेड रियलिटी, फिर उसके बाद गेमिंग, फिर उसके बाद आप मान लो सारे IoT डिवाइसेस 5G से कनेक्टेड होके एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। फिर उसके बाद आप सेल्फ ड्राइविंग कार्स की बात कर लो जैसे टेस्ला। तो उन सब के कारण जो है 5G के ऊपर डिपेंडेंसी जो बहुत बढ़ते जा रहा है। और ये 5G के लिए बहुत मतलब एक प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत क्रिटिकल है कि 5G का नेटवर्क बहुत अच्छे से चले, नहीं तो क्या होगा, डिज़ास्टर हो सकता है। एज एन सपोज मान लो, आप एग्जांपल मानो कि भाई कोई कंपनी बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकली डिपेंडेंट है इस 5G के नेटवर्क पे। आपके सेल्फ ड्राइविंग कार्स के एग्जांपल मान लो, आपका सेल्फ ड्राइविंग कार आप जब कर रहे हो तो 5G से कनेक्टेड है, आपने ऑन कर दिया कि भाई चलो ठीक है 5G से कनेक्टेड है, तो और आपने डेस्टिनेशन वगैरह जो भी एंटर कर दिया, सब कुछ कर दिया। अब उसके बाद अगर आप पे 5G का नेटवर्क लो लेटेंसी जिसको बोलते हैं, अगर लो लेटेंसी नहीं हुआ, हाई लेटेंसी हुआ और आपका सिग्नल जो है वीक हो गया, तो ये एक एक्सीडेंट भी कॉज कर सकता है।
तो इस तरीके से कई सारी चीज़ें, क्रिटिकल चीज़ें, भाई बिज़नेस का जो 5G कनेक्टिविटी, अगर मान लो एक एंटरप्राइज में पूरा का पूरा 5G शटडाउन हो जाता है और पूरा हैवी डिपेंडेंस है उसका 5G के ऊपर, तो बिज़नेस का कंटिन्यूटी भी इफेक्ट कर सकता है। तो यही इन सब चीज़ों के कारण जो है क्वालिटी ऑफ सर्विस नॉर्म्स जो है ट्राई ने फ्लोट किया है कि भाई क्वालिटी ऑफ सर्विस नॉर्म्स के कंसल्टेशन पेपर फ्लोट किया है कि भाई क्या क्या व्हाट ऑल शुड कंस्टिट्यूट इन दिस क्वालिटी ऑफ सर्विस। तो उन्होंने उस चीज़ के लिए भी कंसल्टेशन किया है, फ्लोट किया है। फिर उसके बाद अडॉप्शन ऑफ प्राइवेट 5G नेटवर्क्स टू स्पर्ट बाय 2024 सेकेंड हाफ। ये न्यूज़ क्या है दोस्तों, 2024 सेकेंड हाफ में ना प्राइवेट नेटवर्क्स बहुत ज़्यादा प्ले में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हर कंपनीज़ को अपना अपना कस्टमाइज्ड 5G नेटवर्क चाहिए रहता है। वो किसी कंपनी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहते अपने 5G नेटवर्क को। इसके बारे में मैंने पहले एक न्यूज़ भी कवर किया है जिसमें कुछ कुछ कंपनीज बोल रहे हैं कि भाई हमें प्रॉपर प्राइवेट नेटवर्क का एक लाइसेंस स्पेक्ट्रम इशू किया जाए। ठीक है, सपोज मान लो गूगल एक अपना पर्सनल स्पेक्ट्रम इशू कराना चाहता है जो कि सिर्फ गूगल ही यूज़ करेगा, वो किसी को बेचे नहीं बेचे वो अलग चीज़ है, लेकिन सिर्फ गूगल के लिए। तो ऐसे वही रिलायंस वगैरह बोल रहे हैं कि भाई हम क्या पागल है क्या जो हम इतना बेटिंग करके 5G का नेटवर्क खरीद रहे हैं और तुम्हें ऐसा है कि भाई तुम अपना प्राइवेट नेटवर्क के लिए एक अलग से ऑप्शन अनाउंस कराना चाहते हो। खैर वो एक अलग मुद्दा है, बट बात ये चीज़ ये बोल रहे हैं कि इधर जो संजय मलिक है उन्होंने ये चीज़ हाईलाइट किया कि भाई प्राइवेट नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करेगा आने वाले टाइम में, और कई सारे कंपनीज उस चीज़ को अडॉप्ट कर लेंगे क्योंकि उनको कस्टमाइज सोल्यूशन चाहिए रहता है। फिर उन्होंने फिक्स वायरलेस एक्सेस की बात की है। देखिए फिक्स वायरलेस एक्सेस ना क्या रहता है, हर घर में ना ब्रॉडबैंड प्रोवाइड कराना चाहता है। जैसे देखिए आपका 5G नेटवर्क के लिए तो ऑप्टिकल फाइबर ये सब चीज़ चाहिए रहेगा, लेकिन क्या हर जगह आप क्या ऐसे फाइबराइजेशन कर सकते हो? हर जगह आप अपने इतने मोटे मोटे वायर्स जो है बिछा के अपने 5G को कवर कर सकते हो? इसमें बहुत टाइम लगेगा, कर तो ज़रूर सकते हैं। तो अब हर कंट्रीज़ में, इनफैक्ट यूएस बोल लो, कनाडा बोल लो, यूरोपियन कंट्रीज़ बोल लो, इंडिया बोल लो, तो ये सब क्या कर रहे हैं, ये लोग ये कर रहे हैं कि भाई फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस दे रहे हैं। एज इट घर पे ब्रॉडबैंड पहुंचाने के लिए FWAs इंस्टॉल किया जा रहा है। ठीक है, जो कि हर थोड़े थोड़े लोकेशन में इंस्टॉल किया जा सकता है विदाउट, मतलब उनका कॉस्ट सिग्निफिकेंट नहीं होता। तो इसके कारण क्या आपके हर घर जो वो हो जाता है ना, नेटवर्क ब्रॉडबैंड पहुंच जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लिया जा रहा है ताकि पूरे कंट्री को ब्रॉडबैंड के हिसाब से किया जाए। इनफैक्ट इनका ये कहना है कि भाई 90% ऑफ दी नेट एडिशंस इन दी होम ब्रॉडबैंड आर एक्सपेक्टेड थ्रू फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस इन US। तो काफ़ी ज़्यादा जोर शोर से ये चर्चे में, तो आप ज़रूर ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। रिलायंस जियो भारती एयरटेल डिफर ऑन यूज़ ऑफ USO फंड ऑन टावर फाइबराइजेशन। देखिए USO फंड क्या है? यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, हर टेलीकॉम कंपनीज को अपना 5% ऑफ AGR एग्रीगेट ग्रॉस रेवेन्यू वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में देना पड़ता है अंडर द नेम ऑफ USO फंड। देखिए लाइसेंस फी कितना परसेंट है, 3%, बट कंपनीज को 8% क्यों शेड करना पड़ता है अपना एग्रीगेट ग्रॉस रेवेन्यू का। तो 5% इज कमिंग फ्रॉम USO फंड। ठीक है, तो अब हर कंपनी का अलग अलग एग्रीगेट ग्रॉस रेवेन्यू रहेगा और हर कंपनी का अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा। अब जियो का क्या कहना है कि आप जो फाइबराइजेशन के लिए फंड इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं USO फंड से, वो मत करिए। क्यों भाई? फाइबर बैठाना है एयरटेल को सपोज मान लो, और ये फंड कहाँ से रहा है, सबके यहाँ से आ रहा है। तो क्या हम ऐसा करेंगे जस्ट फॉर द सेक ऑफ एयरटेल, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एयरटेल वी आर यूजिंग द फंड फ्रॉम एवरी कंपनी? ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। एयरटेल का इस रिस्पेक्ट में क्या कहना है? एयरटेल का इस रिस्पेक्ट में कहना है, मतलब जियो ने फिर इस बात पे कंक्लूड किया भाई अपना अपना फाइबराइजेशन के लिए अपना अपना फंड लेके आओ, ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसे भी USO फंड जो है मैक्सिमम राइट ऑफ वे में यूज़ हो जा रहा है। 80 to 90% ऑफ द कॉस्ट ऑफ दिस थिंग इज़ कवर्ड बाय USO फंड। तो राइट ऑफ वे में इतना एक्सपेंसेस हो रहा है, उसके लिए USO फंड यूज़ कर रहे हो, फिर आप बोल रहे हो फाइबराइजेशन पे आपको USO फंड अपना पैसा लगाने का इरादा है कि नहीं है? ऐसे जियो ने ये चीज़ बोला है।
राइट ऑफ वे मैंने आपको पहले भी बता दिया था, कल ही बताया था इनफैक्ट, कि भाई अंडरग्राउंड में अगर कोई दिक्कत होता है तो फिर टेम्प्रेरी सेटअप के लिए एक राइट ऑफ वे प्रोवाइड किया गया। भाई टेम्प्रेरी सेटअप आप जो गवर्नमेंट बिल्डिंग में कर सकते हो विद फ्री ऑफ कॉस्ट। उसका फंडिंग कहाँ से आएगा? यूएसओ फंड से। नाउ एयरटेल इस चीज़ के लिए क्या कह रहे हैं कि भाई एयरटेल ये बोल रहे हैं कि भाई हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम जो है अपना जितना भी जो है 5G स्पेक्ट्रम को खरीदने में ये सब चीज़ में लगा चुके हैं। अगर आपको करना है 5G का अडॉप्शन अगर जल्दी करना है तो प्लीज़ फाइबराइजेशन में हमें सपोर्ट करें थ्रू यूएसओ फंड। तो ये एक डिस्प्यूट है, आई होप आपको समझ में आएगा। देखिए यूएसओ फंड ना बहुत पुराना है, 200 साल पुराना है। जब टेलीग्राम आया था ना तो उसको एनरोल मतलब उसको रोल आउट करने के लिए हर गांव में विचेस पहुंचे टेलीग्राम, तो उसके लिए यूएसओ फंड बनाया गया था। आज भी उसका काम लगभग देखा जाए तो वैसे का वैसे ही है। यूएसओ फंड जो है वो इसलिए यूज़ होता है कि भाई गाँव गाँव तक, रूरल एरियाज तक जो नेटवर्क है आपका, जो मोबाइल नेटवर्क है, ये पहुँच सके। तो कंपनी चाह रही कि अब इसको, क्योंकि चीज़ें बदल चुकी है तो वो बदले सिनेरियो में उसको उनका यूजेज भी बदला जाए। फिर नेक्स्ट एक छोटा सा न्यूज़ है दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि एक ऑर्गेनाइजेशन कितना हद तक डिजिटलाइजेशन अडॉप्ट कर रहा है, उसके लिए आईओसी का, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का न्यूज़ है कि आईओसी स्टार्ट्स डिजिटलाइजेशन ड्राइव टू ऑप्टिमाइज ऑपरेशंस मैनेजमेंट। ये न्यूज़ बेसिकली दोस्तों ये बोल रहा है कि कैसे आईओसी जो है अपने आप को डिजिटलाइज कर रहा है, एंड कैसे वो लोग जो है मैनुअल एरर्स जो हो सकते हैं उसको हटा रहे, उनको रिड्यूस करके नील कर रहे हैं, एंड कैसे वो लोग अपने एम्प्लॉयज़ को फ्री अप कर रहे हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ। पहला तो उन्होंने ये चीज़ बोला है कि भाई इनका जो ऑब्जेक्टिव है वो यील्ड को बढ़ाना है एंड कट डाउन द कॉस्ट विच वेर एवर पॉसिबल। ठीक है, खैर वो तो हर कंपनी का ऑब्जेक्टिव रहता है। इन्होंने ये चीज़ बोला है कि भाई जो हीट एक्सचेंजर फाउलिंग प्रेडिक्शन सिस्टम है उससे ये चीज़ पता चल जाता है कि भाई ऑप्टिमम रिफाइनरी आउटपुट कितना होना चाहिए, उस हिसाब से वो लोग अपना आउटपुट को एडजस्ट करते हैं। फिर उन्होंने ये चीज़ बोला है कि भाई डिजिटलाइजेशन जो है, जीएसटी फाइलिंग्स, अकाउंटिंग का जो मेंटेनेंस है, ये सब चीज़ जो अपने आप होते जा रहा है, ताकि हम जो है मैनुअल वर्क को, मतलब ये जो डे टू डे रिपीटेटिव वर्क को एक सॉफ्टवेयर ही संभाल ले, हम जो है बेसिकली अपने एम्प्लॉयज़ को फ्री अप कर सके मोर इंटेलेक्चुअल टास्क पे, मतलब ये सब टीडियस टास्क के ऊपर एम्प्लॉयज़ से फ्री कराया जाए। फिर उनका जो पिलफरेज है या पाइपलाइन डीके है, वो सब चीज़ एप्लीकेशन या डेटा एनालिसिस से स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, सो दैट कहीं पे भी अगर लीकेज वगैरह है वो तुरंत पता चल जाए। एक तो बड़ा कोई डिज़ास्टर नहीं होगा, और दूसरा बात ये कि भाई उनका लॉसेज जो रहता है, डिज़ास्टर तो चलिए बहुत दूर की बात है, बट उनके जो डे टू डे बेसिस पे जो पिलफरेज के कारण लॉसेज होता है वो भी होना कम हो जाए। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, OIS रेट सर्ज हिंट्स टाइटर मॉनेटरी पॉलिसीज हियर टू स्टे। मैंने आपको इसके बारे में कई बार समझाया है पहले भी, अभी वापस से समझा देता हूँ। ओवरनाइट इंटरेस्ट रेट स्वैप, ये जो OIS रहता है, ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप, सॉरी, इस पर क्या रहता है कि भाई आप एक पर्टिकुलर सेकेंड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट करते हो और उसको ये चीज़ बोलते हो कि भाई तू मेरे से फिक्स ले, तू मेरे को फ्लोटिंग दे। सामने वाला भी ये चीज़ बोलेगा, तू मेरे को फ्लोटिंग दे, तू मेरे से फिक्स ले ले, राइट। मतलब या तो आप फिक्स दे रहे होंगे या तो आप फिक्स रिसीव कर रहे होंगे, और उसके बदले में आप क्या दोगे? फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। ये फिक्स फ्लोटिंग क्या बोल रहा हूँ मैं आपको समझाता हूँ एक एक करके। फिक्स्ड रेट क्या होता है कि भाई दोनों पार्टीज जो है म्यूचुअली डिसाइड करेंगे कि भाई अभी जो है 6%, 6.5% के आसपास फिक्स्ड हम रख देते हैं। और फ्लोटिंग क्या रहेगा? फ्लोटिंग एज इट इज़ जो RBI का जो यील्ड रहेगा, मतलब सॉरी गवर्नमेंट ट्रेजरी का जो यील्ड रहेगा वो आपका फ्लोटिंग रहेगा। अब आप बोलोगे यार ये फ्लोटिंग तो चलो हमने डिटरमाइन कर लिया, उसके ऊपर से थोड़ा बहुत अगर स्प्रेड वेड लगाना हो 10 बेसिस पॉइंट्स, 100 बेसिस पॉइंट्स का, वो भी हम लगा लेंगे। लेकिन ये फिक्स्ड कैसे डिटरमाइन होता है? ये फिक्स्ड का ही तो खेल है दोस्तों। फिक्स्ड जो आप डिटरमाइन करते हैं दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर फ्लोटिंग। ठीक है, सपोज मान लो अगर आपको लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट अभी हाई ही जाने वाला है या हाई अभी तक स्टे करेगा, तो आप क्या करोगे? फिक्स्ड को थोड़ा और ऊपर रखोगे। अब आपको लगता है कि भाई इंटरेस्ट रेट आने वाले टाइम में नीचे चले जाएगा, अभी RBI जो है रेपो रेट को कम करके मान लो 5% के आसपास कर देगा, तो ऑब्वियसली यील्ड वगैरह जो भी है वो कम हो जाएगा। तो इस बेसिस पे जो है आप अपना फिक्स्ड को, मान लो पहले अगर 8% था, आप उसको घटा के आप भी 6.5% कर दिए। तो ये ना जो ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप्स जो रहता है वो एक प्रेडिक्शन करता है कि भाई फ्यूचर का इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा। अभी इनके प्रेडिक्शन के हिसाब से जो है
जो फ्यूचर को जो इंटरेस्ट रेट है दैट इज़ गोइंग टू रिमेन एट हायर लेवल्स ओनली। तो आई होप आपको ये ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप समझ में आया होगा। बाकी तो ये देखिए एक इट्स जस्ट एन अपडेट। तो ये कोई बहुत बड़ा न्यूज़ तो नहीं है, बट हाँ आपको कॉन्सेप्ट समझाना था, इसलिए मैंने ये न्यूज़ को कवर कर दिया। नेक्स्ट दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आस्क्स इंफ्रा डिपार्टमेंट्स टू आइडेंटिफाई प्रोजेक्ट फॉर पीपीपी। देखिए, गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा कैपिटल स्पेंडिंग कर दिया ड्यूरिंग द कोविड। गवर्नमेंट ये चीज़ बोल रही है कि भाई हम कैपिटल स्पेंडिंग करने के लिए तैयार है, हम मना नहीं कर रहे अभी भी, लेकिन अब प्राइवेट कंपनीज़ को भी अपना कैपिटल स्पेंडिंग जो है वो गेयर अप करना पड़ेगा। हमने बहुत स्पेंडिंग कर दिया। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की बात करें तो उनमें ये चीज़ बोला गया है कि भाई जो 111 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है, जो कि गति शक्ति के नाम से भी जाना जाता है, उस पर क्या है कि भाई सेंटर 39% के आसपास इन्वेस्ट करेगा, स्टेट 40% के आसपास, रिमेनिंग जो 21% है वो प्राइवेट इन्वेस्ट करेगा। तो अब जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री ये चीज़ बोल रही है इन सब डिपार्टमेंट्स को कि भाई आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं, उसके लिए प्लेयर्स भी ढूंढना चालू करो, सो दैट हमें जो है ये प्रोजेक्ट में एक्सेलरेट कर पाए, क्योंकि हम कितना इन्वेस्टमेंट लगा देंगे। ऑलरेडी हम कोविड के टाइम में बहुत कंपनीज़ को हेल्प किए, बहुत अपना कैपिटल स्पेंडिंग बढ़ाए। फिर नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, गवर्नमेंट टू अनवेल न्यू व्हीकल सेफ्टी नॉर्म्स। देखिए छोटा सा न्यूज़ है, गवर्नमेंट जो है आने वाला टाइम में न्यू व्हीकल सेफ्टी नॉर्म्स लेके आएगा। उसके तहत क्या है, कोई भी कंपनी जो है अपने व्हीकल्स को टेस्ट करा सकता है फॉर सेफ्टी नॉर्म्स, कि भाई मेरा ये सेफ्टी का रेटिंग कितना रहता है। उसके बेसिस पे उनको एक सेफ्टी का एक पॉइंट दे दिया जाएगा, एंड उसको फिर वो कंज्यूमर्स को दिखा सकते हैं कि भाई हमें देखिए अभी इतना पॉइंट्स मिला है, हम इतना हद तक सेफ़ है। तो कंज्यूमर्स भी जो है जब जब कोई व्हीकल खरीदने जाएंगे तो उस टैग को देख के उनको समझ में आ जाएगा कि कितना हद तक सेफ़ है ये व्हीकल। अभी ये वॉलंटरी बेसिस पे है, बट आई एम श्योर जैसे जैसे कंज्यूमर्स का डिमांड बढ़ते जाएगा इस सब चीज़ को लेके, तो वो हो सकता कंपलसरी भी कर दे। आज का लास्ट न्यूज़ दोस्तों, रशियाज फर्स्ट लूनार मिशन इन 47 ईयर्स क्रैशेस इनटू मून। देखिए रशिया जो है उनका जो लूनार मिशन है, जो कि रॉस्कोमोस द्वारा लॉन्च था। रॉस्कोमोस मतलब इंडिया का इसरो जैसे उनका भी रॉस्कोमोस है। तो ये फर्स्ट इन 47 ईयर्स क्यों बोला जा रहा है? देखिए 1976 में रशिया ने ये चीज़ बोल दिया था भाई हम लूनार मिशन तो नहीं करने वाले हैं। तो अब उसके बाद फर्स्ट टाइम रशिया ने ये लूनार मिशन किया था, एंड वो भी फेल हो गया अनफॉर्चुनेटली। तो अब ये चीज़ बोला जा रहा है कि भाई रशिया का जो ग्लोरी एक हुआ करता था कि भाई रशिया के द्वारा तो कोई मिशन फेल ही नहीं हो सकता, अगर कोई स्पेस में अगर रूल कर सकता आने वाला टाइम में तो वो रशिया ही है। इनफैक्ट यूएस भी पूरा ही डिपेंडेंट था रशिया पे, पहले नासा के पहले यूएस भी काफ़ी डिपेंडेंट था। अब जो जाके रशिया का जो फेलियर हुआ है, ये लैंडिंग के टाइम हो गया और उन्होंने कनेक्शन लूज़ कर दिया, तो इसके कारण बोला जा रहा है कि भाई अब रशिया का वो ग्लोरी नहीं रहा। ठीक है, आने वाले टाइम में अभी इंडिया, चाइना और यूएस भी लॉन्च करने वाले हैं लूनार मिशन। चंद्रयान 3 जो इंडिया का जो मिशन है आपने सुना ही होगा, वो ऑलरेडी टेक ऑफ कर चुका। लैंडिंग अगस्त 23 के आसपास है, मतलब समझ लीजिए ये वीक में ये लैंड कर जाएगा। और यूएस और चाइना भी अपना प्लान कर रहे हैं लैंड कराने का। तो बस यही एक छोटा सा न्यूज़ है। काफ़ी वेस्टर्न प्रेशर्स भी है रशिया के ऊपर और भी चीज़ों को लेके, तो ऐसे मोमेंट में ये एक न्यूज़ आना रशियंस के लिए काफ़ी डिसहार्टनिंग होगा। रशिया में बोला जा रहा है कि क्योंकि अब आप बोलो जैसा भी डेमोक्रेसी है, रशिया में डेमोक्रेसी है भी कि नहीं पता नहीं, बट जैसा भी है उसमें सिर्फ 2-5 मिनट का न्यूज़ दिखा दिया गया, एक छोटा सा हेडलाइन टाइप का दिखा दिया गया, दैट्स इट। उसके बाद कोई टेलीकास्ट नहीं, कुछ नहीं है इस न्यूज़ का। तो बस ये आर्टिकल में ये सब चीज़ हाईलाइट किया हुआ था, तो मैं अभी सोचा आपके साथ डिस्कस कर लूँ। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड दोस्तों, हैव अ नाइस डे।